लास्ट टाइम आपको एक छोटा सा टास्क दिया था कि अप्लाई वर्सेस कमिट में आपने फर्क बताना है। उसमें आप जो लिख के लाए हो उसमें मैंने ज्यादातर ये देखा है कि आपने कुछ सिंक्रोनियस असिंक्रोनियस की बात की है और कुछ रिटर्न टाइप की भी बात हुई है। कमिट क्या रिटर्न करता है? कमिट जो मेथड है क्या रिटर्न करता है? ट्रू फॉल्स। उसका मतलब क्या है? ट्रू का मतलब क्या होगा? ट्रू, अगर वो ट्रू रिटर्न कर रहा है मेथड तो उसका मतलब क्या है? क्या चीज सच हुई है, क्या चीज ठीक हुई है? क्या करता है वो? कमिट असल में करता क्या है? प्रॉब्लम ये होती है कि आप ढूंढ तो लेते हो, नेट से देख भी लेते हो, लेकिन आपको एग्जैक्टली पता नहीं है कि वो क्या है। सिंक्रोनियस और असिंक्रोनियस का क्या फर्क होता है? क्या फर्क होता है दोनों में? आप बताओ क्या फर्क होता है? अभी जो पूछा है। आप कॉपी पेस्ट करो, आप उठा के किसी का कोड चलाओ, जो मर्जी करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है कि आपको पता ना हो जब आपने वो कोड उठाया। डेवलपर्स भी ये सब कुछ करते हैं, स्टैक ओवरफ्लो से, गिट से, इंटरनेट से, बड़ी सारी जगह जहां से कोड उठा के लगाया जाता है। लेकिन ये है कि उन्हें पता होना चाहिए। कोड कॉपी पेस्ट करना गलत नहीं है, बगैर समझे कॉपी पेस्ट करना जुर्म है, और वो जुर्म आप हाथ दफा करते हो। आपने इतनी भी कोशिश नहीं की कि ये दो वर्ड आ रहे हैं इसके अंदर बार बार, इनको आप गूगल ही कर लें कि इनका मतलब क्या है। एक का मतलब है मुस्तकिल मिजाजी, वो शायद सिंपल। आप क्या कह रहे हैं? तो बताएं ना क्या मतलब है, मैं कब से तो पूछ रहा हूँ। उसमें ये था कि जो सिंक्रोनाइज वाला जो काम होता है ना, उसमें वो कॉलर को ब्लॉक कर देगा। कॉलर कौन है? अच्छा चले आगे बताएं। और जब और रिटर्न तभी करेगा, मतलब अगर वो कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है ना, तो कॉलर ने या उसको कुछ भी काम किया ना, तो वो उसको ब्लॉक कर देगा। तो जो वो काम करने का है ना, वो करके खत्म करके फिर उसकी तरफ रिस्पॉन्स करेगा। हम्म उसमें ये चीज है ये किस में है? सिंक्रोनाइज। और सिंक्रोनियस किस में है? अप्लाई में या कमिट में? कमिट में कमिट में। और दूसरा क्या करेगा असिंक्रोनियस जो है? लाइन हम्म उसका रहा था कि एरर शो करता है ऐसा। नहीं लाइन नहीं है, रिस्पॉन्स दे रहा है अपना काम, मतलब वो बैकग्राउंड से अपना काम भी कर रहा है, उसको रिस्पॉन्स भी दे रहा है उसको कॉलर में। अप्लाई तो वाइड है, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। अप्लाई मेथड वाइड है, यानी कुछ भी रिटर्न नहीं करता। इसका मतलब वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता। उसने क्या किया क्या नहीं किया आपको नहीं पता, आपने तो सिंपली वो मेथड कॉल किया और बस। किसमें अप्लाई में अप्लाई में। क्या कह रहे हैं आप? अप्लाई में आपको नहीं पता, उसकी रिटर्न टाइप वाइड है। कमिट तो ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है ना, जिसे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कोई फीडबैक आपको मिल गया, आपको रिटर्न तो वैल्यू मिल गई। ये डिफरेंस था कि अगर आपको कहीं पे रिटर्न वैल्यू की आपको मतलब नहीं चाहिए आपको, तो वहां पर रहे बेटर ये कि आप अप्लाई नहीं कीजिए, क्योंकि वो स्पीडी काम करता है कमिट की। ये डिफरेंस लिखा हुआ था, मतलब दो तीन साइड से मैंने पढ़ा, क्योंकि समझने के लिए एग्जैक्टली वो जो रिटर्न वैल्यू है ना, उसका मतलब क्या है? प्रॉब्लम तो ये भी है। जो रिटर्न जो रिटर्न करता है उसका मतलब क्या है? वो ट्रू कब रिटर्न करता है, फॉल्स कब रिटर्न करता है? डाटा स्ट्रक्चर आपने पढ़े? कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ा? प्रोसेसर, पाइपलाइनिंग, उसमें ही सारा कुछ है ना। उसकी टर्म में बात करें तो बेसिकली जो ये आसिंक्रोनस होते हैं, ये थ्रेड होते हैं। अलग थ्रेड में ये काम करता है। एक आपका मेन थ्रेड है जो मेन एग्जीक्यूशन कर रहा है,
जिसमें आप ये सारा इस तरह कोड लिख रहे हो ना, ये सारा मेन में यूआई चला। थ्रेड मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था उसके तो एक यूआई थ्रेड होता है, उसमें सारा यूआई को वैलिडेट किया जा रहा था, यूआई सारी प्रोसेस उसके अंदर हो रही होती है। अप्लाई और कमिट का फर्क ये है कि कमिट जैसे आपने कहा कि वो कॉलर जो है उसको वेट करना अंदर। ये पड़ता है, लाइन उसको मैंने पढ़ी ब्लॉक नहीं कर है तो देता मैंने है। क्या है? कॉलर अब कौन है? जिसने इस मेथड को कॉल किया, वो कॉलर है। यानी इस केस में जो स्क्रीन मेरे सामने है, इसमें लॉगिन एक्टिविटी है, और उसके अंदर हमने एल्स पार्ट में जहां पे लॉगिन की लॉजिक सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होनी थी, वहां पे कॉल किया गया है मेथड एक अप्लाई का। ठीक है, तो ये कॉलर हो गया ना जिसने कॉल किया इसको। तो अप्लाई जो है वो अलग थ्रेड में फिर चलता है, जिसे बैकग्राउंड में कहा जा रहा है ना, वो बैकग्राउंड में चलता है और फौरी तौर पे कंट्रोल जो है वो आगे आ जाता है, वेट नहीं करना पड़ता। क्योंकि इस प्रोसेस में होना क्या है, शेयर प्रेफरेंस एक फाइल है, उस फाइल पे एग्जैक्टली जाके डाटा सेव होना है, राइट किया जाएगा उस फाइल पे डाटा, पहले उसको ओपन करेंगे, फिर उस पर राइट किया जाएगा, और फिर उसके बाद उसको क्लोज करना होगा। तो ये सारा प्रोसेस होगा, फिर जाके वो वैल्यू राइट होगी। तो कमिट के केस में वो क्या करेगा, इसको ब्लॉक कर देगा, यानी आगे एग्जीक्यूशन नहीं होगी जब तक वो फाइल ओपन होगी, उस पर राइट होके कंट्रोल बैक ना आ जाए, वापस ना आ जाए। वो आएगा, अगर वो सक्सेसफुली हो गई राइट वहां पे तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर ना हुई तो फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर आप उससे कुछ लॉजिक लिखना चाहो, कुछ देखना चाहो, करना चाहो। और फिर कंट्रोल वापस आएगा और फिर आगे एग्जीक्यूशन शुरू होगी। लेकिन आप रियल वर्ल्ड में अगर देखो तो आपको खास फर्क नजर नहीं आएगा, क्योंकि इतना छोटा सा काम है अब तो स्मार्टफोन के लिए, ये छोटी सी जो है वैल्यू राइट करना जाके फाइल पे, तो कोई इतना ज्यादा काम नहीं है उसके लिए। तो आप अप्लाई लिख लो या आप कमिट लिख लो, को खास आपको फर्क वैसे विजुअली नजर नहीं आएगा, तो इतना स्पीडी ये काम हो जाएगा दोनों में। तो ये फर्क है दोनों का। अप्लाई क्योंकि बैकग्राउंड में होना है, कोई पता नहीं सक्सेसफुली हो या ना हो, तो इसलिए वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता। अगर वो रिटर्न करेगा तो आपको फिर वेट करना होगा, तो उसके लिए कमिट है ना, क्योंकि रिटर्न वैल्यू गेट करने के लिए वेट भी तो करना है ना इस केस के अंदर। आल दो उसका तरीकाकार होता है कि वेट ना करना पड़े, लेकिन इस केस के अंदर आपको वेट करना पड़ेगा, तो फिर उसके लिए तो कमिट है। तो अप्लाई में कोई वेट नहीं होता। अब ये वहां पे आपको शायद थोड़ा सा फर्क नजर आए, जहां पे बहुत बढ़िया आपने शेयर प्रेफरेंस राइट कर दिया। तो ऐसा कोई केस होता नहीं कि शेयर प्रेफरेंस में बहुत ज्यादा डाटा, आपने कोई मेगाबाइट्स का डाटा वहां पे सेव करना, और चंद बाइट्स का, किलो बाइट्स का मैक्सिमम आप कर लोगे, थोड़ा बहुत जो भी डाटा से आपने काम करना, तो बहुत ज्यादा डाटा उसमें सेव नहीं किया जाता। तो इसलिए प्रेफर किया जाता है अप्लाई को, अदरवाइज दोनों में कोई खास फर्क आपको विजुअली नहीं नजर आएगा। हाँ, अगर आपकी बहुत ही कोई कह लें कि ऐसी वैल्यू है कि जिसमें आप ये कर ही नहीं सकते कि वो सेव हुई है या नहीं हुई, ठीक है, आपको यानी मस्ट चाहिए कि ये वैल्यू सेव होनी चाहिए, आप कोई भी उसमें रिस्क नहीं ले सकते उस वैल्यू पे। आमतौर पर ऑथेंटिकेशन के इस तरह के मामला होते हैं, ऑथेंटिकेशन टोकन है या कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से चल रहे हैं, जिसके बेस पे आपने कुछ सेव करना है। अगर आपने शेयर प्रेफरेंस में ही करना है सेव, आमतौर पर टोकन वगैरह उसी में सेव किए जाते हैं, तो उस पर आप रिस्क नहीं ले सकते कि ये सेव हो या ना हो, आपको फर्क नहीं पड़ता। तो सेटिंग थोड़ी बहुत है, अगर 10,000 दफा में एक दफा फेल भी हो जाता है वो, तो इतना बड़ा मसला नहीं है। सेटिंग उसने कोई डार्क मोड सेट किया था, नहीं सेव हो सका, अगली दफा फिर कर लेगा, दैट्स इट, उसमें कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें आप रिस्क नहीं ले सकते कि आपको सेव होना मस्ट है, तो उसमें फिर आप कमिट ही यूज करोगे, क्योंकि कमिट आपको डेफिनेटली बताएगा कि ये सेव हुआ है या नहीं हुआ अपनी रिटर्न वैल्यू के साथ। तो आप उस पर चेक लगा सकते हो, अगर सेव नहीं हुआ तो आप एरर मैसेज दे सकते हो कि ये वैल्यू सेव नहीं हो सकी, या जो भी आप प्रोसेस कर रहे थे वो नहीं हो सका। तो ये इनका मकसद है। अब क्लियर हुआ पहले कैसा था अब कैसा है? तो असल में वो मैं आपको इसलिए देता हूं कि आपको वो वजह ढूंढनी है ना, क्यों है दो मेथड क्यों बनाए गए, कब आसिंक्रोनियस होना है, कब सिंक्रोनियस होना है। ठीक है, आ या ए जो भी इसको कहते हैं। और जो आपकी असाइनमेंट थी वो कुछ ने की है, कुछ का थोड़ा बहुत मसले हैं, वो अगर नहीं कुछ समझ में आया तो दोबारा से जाके वो लेक्चर देख लें, वो रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, और दोबारा देख कर इस असाइनमेंट को मुकम्मल करें। नेक्स्ट क्लास में दोबारा चेक होगी विद फाइन, अगर आप नहीं करके आते, जैसे बताया गया वैसे की वैसे आपने मुकम्मल करनी है। अभी तक अपने डाटा को कुछ परसिस्टेंट करना है आपने, जैसे शेयर प्रेफरेंस है उसको देख लिया, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी चलानी है, ठीक है, उसको देख लिया, एक्टिविटी का लाइफ साइकिल भी हमने देख लिया।
अब नेक्स्ट हम देखते हैं इन चीज़ों को, जिसमें से हमने रिसोर्स में वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ में हमने स्ट्रिंग को तो देखा था कि स्ट्रिंग में आप क्या सेव करते हो। अब आ जाते हैं कलर्स पे। यहाँ पे आपके जो कलर की वैल्यूज है ना, वो आपने सिंपली सेव करनी है। वही तरीकाकार है जैसे स्ट्रिंग की फाइल का है कि आप कोई नेम देते हो, जो भी आप नाम रखना चाहते हो, और आगे कलर की वैल्यू आपने देनी होती है। ठीक है, मिसाल है कि आपने यहाँ पे और कलर, और ये याद रखना कि रिसोर्स टैग के अंदर ही, बाहर ना लिख देना, एरर देगा वो। रिसोर्स टैग है, ये स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है, इसके अंदर आप जितने मर्जी कलर डिफाइन कर सकते हो। सेम नेम से दोबारा नहीं कर सकते, नेम यूनिक होना चाहिए। तो यहाँ पे आप कलर यानी ऐसे पूरा लिख भी सकते हो, या आप वो कंट्रोल डी करो और उसकी वैल्यू चेंज कर लो। यहाँ पे मैं दे देता हूँ बिलफर्स रेड, और इसके बाद यहाँ पे कलर की वैल्यू आएगी। कलर की ये जो वैल्यूज है ना, ये हैश के साथ दी जाती है। ठीक है, यानी शुरू में हैश लिखा होता है। ये एक पैटर्न बनाया गया है कि कलर को जब भी आपने देना है ना, शुरू में हैश लिखना है और उसके आगे उसकी वैल्यू आएगी। ये 6 करैक्टर की वैल्यू होती है, और ये हेक्साडेसिमल के अंदर है, यानी ये 0 से लेके एफ तक चलती है, 15 तक। 9 के बाद फिर आ जाता है ABCDEF, वहां तक चलती है, और टोटल इसके 6 करैक्टर होते हैं। ये 8 है, इनका मैं बताता हूँ। पहले वाला ओपेसिटी के लिए होता है। ओपेसिटी कितना वो है उसका बैकग्राउंड अगर आप ओपेसिटी कम कर दो वो डल सा हो जाता है। ठीक है, उसकी बैक पे जो है वो नजर आना शुरू हो जाता है। यानी आपने दो एक चीजें ऊपर रखी हुई है ना, ऊपर वाली जरा डल है, ठीक है, थोड़ा लाइट सा उसका कलर, तो नीचे वाला नजर आता है ना। पेपर अगर आप देख लो, अगर वो बारीक हो तो आपको नीचे उसके जो भी पड़ा वो नजर आएगा। तो वो चीज है ओपेसिटी। अगर आप फुल कर दो ना, फुल क्या होगी, FF। अगर आप पहले दो करेक्टर FF रखो, क्या मतलब, फुल ओपेसिटी है, बिल्कुल जो कलर है एज इट इज वहां पे नजर, उसके नीचे कुछ भी नजर नहीं आएगा। अब जैसे जैसे इसकी वैल्यू पीछे करते जाओगे वो कम होती जाएगी। इसको ओपेसिटी कहते हैं। और अगले 6 होते हैं कलर के। और कलर हमारे किस में चलते हैं, इसके अंदर RGB में। RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। पहले दो करेक्टर रेड के हैं, अगले दो ग्रीन के हैं, और अगले दो ब्लू के हैं। ठीक है, अब जैसे ये रेड है ना, मैंने फुल रेड करना है ना, जो अभी इसके अंदर रेड है फुल, RGB R है, तो FF आगे 0 फिर 0। ठीक है, और शुरू में आपको हैश लगाना है, तो ये फुल रेड आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ग्रीन की बात करें तो 0 0 FF, तो ये फुल ग्रीन हो जाएगा, जो भी इसके अंदर ग्रीन बन सकता है। ब्लू के लिए आप लास्ट वाला कर दोगे, तो ये ब्लू हो गया। ठीक है, तो ये फुल फुल रेड, ग्रीन और ब्लू है। अगर व्हाइट आपने करना है तो सारे ही F। ठीक है, और अगर ब्लैक करना है तो सारे 0, यानी सारे डाउन कर दो तो वो ब्लैक कलर हो जाएगा। अगर सारे ही अप कर दोगे तो वो व्हाइट कलर हो जाएगा। ये आप ना भी लिखें तो फुल ओपेसिटी है। अगर आप ओपेसिटी कम करना चाहते हो तो फिर आपने ये लिखने हैं, जैसे मैंने यहाँ पे नहीं लिखे शुरू वाले, तो वो फुल ओपेसिटी है उसकी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट यानी फुल ही, अगर आप मेंशन नहीं करते। और अगर आप इसके दरमियान को कलर चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके कलर पिकर से चूज कर सकते हो जो भी आपको कलर चाहिए। ठीक है, ये देखें ये ओपेसिटी है। अभी ये देखें हेक्स में फुल शो करवा रहा है FF। मैं इसको कम करता जाऊंगा, सिर्फ ये कम हो रहा है, ये कम हो रहा है और वो हल्का पड़ता जा रहा है कलर। ठीक है, असल में जो कलर चूज है वो ये है, यहां से आपको नजर आएगा। ठीक है, तो ये फुल है और ये हल्का हो रहा है कलर। और ये हल्का होने से ये भी होगा कि पिछला भी जो इसके ऊपर होगा ना, अगर आपने किसी दो चीजों को ऊपर लगा दिया तो उससे पिछला जो है वो नजर आएगा आपको। ठीक है जी, बाकी आप इसमें से कोई भी आप चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं किस तरफ जाना है। ब्लू है, ब्लू से आप रेड की तरफ जाओ, जिधर भी मतलब आपने करना है। इधर से भी आप येलो, ग्रीन, जिस भी स्पेक्ट्रम में जाना है उसमें से फिर कोई भी कलर आप यहाँ से सर्च कर इस तरह सेलेक्ट कर सकते हो। कुछ प्री डिफाइन नीचे पड़ा हुआ है, आप वो भी सिंपली क्लिक करोगे तो ये इसका अपना पिकर है, जिससे आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो, पिक कर सकते हो। लेकिन अगर आपने उसको करना है हैश भी इसको इस तरह से दे के, तो कलर बता सकते हो। इंटरनेट पे आपको मेनली आप कलर पैलेट सर्च करोगे ना, तो आपको ये हैश ही मिलेंगे।
जो है कोड है इनके, कलर कोड वो मिलेंगे। आप यहाँ पे कॉपी करके आप उस कलर को यूज कर सकते हो। आपने जो भी नाम दिया है वो नाम आप वहाँ पे यूज करो और वो आपको मिल जाएगा। अब यूज किस तरह से करना है, बिलफर्ज हम इधर ही इसका ही हमने कलर चेंज करना है। तो आप इसको सिलेक्ट करो टेक्स्ट व्यू को और यहाँ से सर्च कर लो टेक्स्ट कलर। ठीक है, ये ब्लैक मिला हुआ है अभी इसको, यहाँ से आप इसको ऐड कलर स्लैश और आगे जो भी उस कलर का नाम आपने वहां पे रखा है, हमने रेड रखा है तो हम रेड करेंगे तो इसका कलर रेड हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इनको डिफाइन करने का मकसद ये होता है कि आप मिसाल के तौर पे आपने कोई टाइटल का कलर सेट किया है कि टाइटल हमेशा हल्का सा जो है वो लाइट कलर में होगा, फुल ब्लैक नहीं होगा, थोड़ा सा लाइट कलर में होगा जब भी आपने टाइटल, तो आप वो कलर वहां पे डिफाइन कर लो कि ये जितनी भी फाइल्स है ना ये एज अ कांस्टेंट समझ लें आपके काम करती हैं। आप कांस्टेंट डिफाइन कर देते हो यहाँ पे और पूरी एप्लीकेशन में यूज करते हो। कल को आपको चेंज करना तो आप सिंपली यहाँ पे आके चेंज कर लो। आप नाम ऐसे रखो जो आपको याद रहे, ज्यादा तौर पर टाइटल कलर आ गया, बॉडी कलर आ गया, जो बॉडी टेक्स्ट वगैरह लिखा जाता है, ठीक है, शार्ट टेक्स्ट कलर आ गया, इस तरह जो भी आपने बनाने आप वहां पे नाम लिख लो डिस्क्रिप्टिव से ताकि आपको याद रहे और उसके बाद आप उनको वहां पे यूज करो जहां जहां आपको चाहिए। ठीक है, ये हो गया स्ट्रिंग का हो गया। हम्म, वो जो आपने लिख के दिखाया था, तो वो लिखने की जगह है उसके लिए टेक्स्ट करके पूरा कर सकते हैं आप, चेंज कर सकते हैं। कर सकते हैं आप। मैं इसलिए लिख के आपको ये चीजें समझाई हैं कि इंटरनेट से तो आप इस तरह सेलेक्ट नहीं ना कर सकते कि कलर क्या है, कैसे शेड मैच करोगे, वहां पे तो उन्होंने वो कोड दिया होगा कि ये कलर है उसका, ये कोड है। ठीक है, अब उस कोड से उसको कर सकते हो। जैसे आप सर्च करो ना कलर पैलेट तो वो पूरा पैलेट भी दिखाएंगे और आपको अब इमेजेस में चले जाओ। ठीक है, ये नीचे इनके हैक्स लिखे हुए हैं सबके, तो ये आप एग्जैक्टली वहां पे डालोगे आपको पता चल जाएगा, आपको वो कलर नजर आ जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, ये लिखे हुए हैं FFB997। अब स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कैपिटल में लिख सकते हैं, उसका फर्क नहीं है। ठीक है, तो ये आप एग्जैक्टली वहां पे लिखो आपको ये कलर मिल जाएंगे। तो पिकर तो आप वहां से थोड़ा बहुत एडजस्ट अगर करना तो आप कर सकते हैं पिकर के हवाले से। अच्छा, ये कलर का क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमने एक चीज करनी है। आपने अक्सर एप्लीकेशन में देखा होगा बैक प्रेस करने पे वो बंद होती नहीं है, आप अपनी एप्लीकेशन देख रहे हो वो बंद हो जाती है। ठीक है, लेकिन अक्सर एप्लीकेशन बंद नहीं होती जब भी आप बैक प्रेस करते हो। क्या करती हैं वो, दो चीजें आती हैं बैक प्रेस के ऊपर। कौन कौन सी, यानी दो में से कोई एक किसी ने इंप्लीमेंट की हुई है। अब बैक प्रेस करते हो एप्लीकेशन बंद नहीं होती, या तो एक पॉपअप आ जाता है कि आप इसको बंद करना चाहते हैं, और या फिर नीचे टोस्ट आ रहा होता है कि दोबारा से बैक प्रेस करें फिर ऐप बंद होगी। ठीक है, यही दो चीजें होती है ना, आप ऑब्जर्व नहीं करते, आप देखते नहीं हो चीजें तो बताते नहीं। और भी दो तीन चीजें मैं सोची थी आपको। अच्छा, चलें वो भी पूछ लेना। तो वो किस तरह से करते हैं, क्योंकि अभी आप देखो तो आप तो बैक प्रेस करते हो एप्लीकेशन बंद हो जाती है। उसके लिए एक मेथड है ऑन बैक प्रेस का, उसको ओवरराइड किया जाता है। ठीक है, एक्टिविटी के अंदर ही है वो मेथड, जैसे हमने बाकी किए हैं ऑन डिस्ट्रॉय ऑन स्टॉप, इसी तरह ऑन बैक प्रेस का मेथड ओवरराइड किया जाता है। तो फिर आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, वो बैक करने पे बंद नहीं होगी। इसको मैं कर लेता हूँ, मेरे पास अभी होम एक्टिविटी ओपन हो रही है। अभी आप देखो ये होम एक्टिविटी है, ठीक है, ये ओपन हुई है, आप बैक प्रेस करें तो ये बंद हो जाएगी। दोबारा से ओपन करता हूँ होम। तो अगर इसको आपने कंट्रोल करना है कि ये बंद ना हो तो आप क्या करोगे, एक मेथड ओवरराइड करोगे, और मेथड ओवरराइड ऑन क्रिएट के अंदर ही ना कर देना, मेथड के अंदर मेथड नहीं होता। आपने बाहर सबसे एंड पे जो ब्रैकेट क्लास की बॉडी बंद हो रही है उससे पहले कहीं पे भी आप कर सकते हो, लेकिन किसी भी मेथड के बाहर। ऑन बैक प्रेस्ड, ठीक है, इस पर क्लिक करो, एंटर कर लो।
तो ये आ गया। इस मेथड की वजह से ये एप्लीकेशन बंद, अभी भी ये बंद हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने कर लिया, मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। ये अभी भी बंद हो जाएगी क्योंकि इस ये मेथड इसको असल में बंद करवाता है। अगर आप ये मेथड कॉल ना करें तो फिर ये बंद नहीं होगी। ये स्क्रीन आ गई है, बैक प्रेस अभी भी बंद होगी। ठीक है, क्योंकि ये मेथड अभी भी है। अगर हम इसको कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, ठीक है, ये नहीं बंद हो रहा। ऑन बैक प्रेस आप जितना मर्जी है बैक प्रेस करते रहो, इसने नहीं बंद होना क्योंकि ये मेथड आपने कमेंट कर दिया। अब आप अपनी लॉजिक यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं। ठीक है, मिसाल है आपने 2 दफा बैक प्रेस से इसको बंद करना है। पहली दफा में टॉस दिखाना है और अगली दफा में आपने बंद करना है। 2 दफा अगर आप करना चाहते हैं, या आप वो पापा भी दिखाना चाहते हैं, डायलॉग जो आ रहा होता है कि आप आर यू श्योर यू वांट टू एग्जिट द एप्लीकेशन वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें अगर आप करना चाहते हैं तो अब आप यहाँ पे कर सकते हैं। और जब वो एग्जैक्टली आपका सिनेरियो आ जाएगा कि ऐप को बंद करना है, वहां पे ये मेथड आपने कॉल कर देना, सुपर डॉट ऑन बैक प्रेस, जहां पे वो सिनेरियो आ गया आपका। ठीक है, तो इस तरह आप इसको ओवर कर सकते हो बैक प्रेस। कोई भी एक छोटी सी चीज थी और ये किस तरह से मैनेज किया जाता है मैंने कहा आपको मैं बता दूं। ये वहां पे कॉल करना है जहां पे आप चाह रहे हैं कि ऐप आप बंद हो जाए। मतलब आप जो लॉजिक से टाइप करते हैं वो लॉजिक से बात नहीं हाँ, ये वो लॉजिक इस मेथड के अंदर आप लिखोगे ना, कौन बैक प्रेस पे ही आएगा। मिसाल के तौर पे आप पहली दफा जो है वो टोस्ट ही यहाँ पे शो करवा देते हो। सिंपली आप ये ही शो करवाते हो, प्रेस अगेन टू एग्जिट। और अगेन अगर वो प्रेस कर देता है तो फिर आप इसको डिलीट करवा दोगे। अब वो वैसे कैसे कर सकते हैं आप, एनी आइडिया कि 2 दफा बैक प्रेस पे ऐप बंद हो। फिनिश क्या? हाँ, 2 दफा का आपने चेक लगाना, 2 दफा बैक प्रेस हुआ है। कैसे? 2 दफा किया कि नहीं, क्योंकि 2 दफा पे आपने उसको बंद करना है। पहले तो 1 दफा पे हो रहा था, पहली दफा में आप ये तो शो करा दो, अगली दफा पे आप बंद करवा दोगे उसको। तो उसका उसके लिए क्या करेंगे? ये छोटी छोटी माइंड एक्सरसाइज है। वो आपको मिल गया ना, ये लिसनर ही तो है कि बैक प्रेस हुआ है। जब भी बैक प्रेस होता है ये मेथड कॉल होता है। दिखा देता हूं मैं आपको रन करके। ये तो शो होगा जब मैं बैक प्रेस करूंगा। तो लिसनर तो आपको मिल गया बैक प्रेस का, क्योंकि बैक प्रेस आपका अपना लगाया हुआ बटन तो है नहीं। वो तो मोबाइल के ऊपर होता है ना, समझ ले एक हार्ड बटन होता है वो, कि वो बटन भी हो सकता है, जेस्चर भी हो सकता है। मैं कह रहा हूँ ये लॉग आउट क्यों बार बार हो रहा है, यहाँ पे क्लियर किया हुआ है। ठीक है, ये टोस्ट आ गया। इसका मतलब लिसनर तो आपको मिल गया ना, बैक प्रेस के ऊपर आपकी लॉजिक एग्जीक्यूट हो रही है। जितनी दफा बैक प्रेस करोगे उतनी दफा टोस्ट आ जाएगा।
तो अब ये करना है कि 2 दफा बैक प्रेस हो तो ये बंद हो जाए, पहली दफा में ये आ जाए, अगली दफा में बंद हो जाए। असाइनमेंट दे दो। मैं सिनेरियो आपको बता रहा हूँ ना, 2 दफा बैक प्रेस पे ऐप बंद होनी चाहिए, यानी यहां से बैक जाना चाहिए। ऐप बंद से मुराद कि यहां से बैक चले जाना चाहिए। पहले हम एक दफा प्रेस करते थे, जो लॉजिक एग्जीक्यूट हो रही थी ना, वो 2 दफा में होनी है। हाँ जी, वो 2 दफा में आपने लगानी है। मतलब 2 दफा बैक प्रेस किया जाए, पहली दफा में टोस्ट आ गया और अगली दफा बैक प्रेस पे वो लॉजिक एग्जीक्यूट होगी, यानी ये सुपर डॉट ऑन बैक प्रेस कॉल हो गया और ये यहां से बैक हो गया। तो हम ये वाले करते हैं, तो पहली दफा पहले तो होता है, दूसरी दफा पहले हाँ, तो वो दूसरी दफा की लगानी है, पहली दफा का टोस्ट तो आ गया। क्या लॉजिक क्या होगी? अप टू यू, ट्रू फॉल्स लगाना है, क्या लगाना है? हाँ, तो मुझे बता दें कहाँ पे क्या लगाना है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पहली दफा बटन प्रेस हुआ या नहीं हुआ, और वो याद आप बुलियन में रख सकते हैं। मुझे कोड बताओ ना एग्जैक्टली। मैंने तो कहा कि आप टू यू है, आप बुलियन में रख लो, आप इंटीजर में भी रख सकते हो, वो तो आपकी मर्जी है ना। शेप रेफरेंस आपको क्यों चाहिए? एक दफा बंद होगी, अगली दफा भी तो वही लॉजिक एग्जीक्यूट करनी होती है ना। परमानेंट तो नहीं याद रखना कि पहले एक दफा ये काम कर चुका है, ये तो याद रखने की जरूरत नहीं है। परमानेंट, जब परमानेंट रखने की जरूरत होगी तब आप शेयर प्रेफरेंस यूज करोगे। कौन सा कोड, कौन सी प्रॉपर्टी कहां पे लेनी है, ये भी मैटर करता है। अब आप ये ऑन बैक प्रेस में नहीं ये बुलियन ले सकते, क्योंकि लोगे हर दफा इनिशियलाइज होगा वो। तो आपको याद रखना है, तो आप इसको इंस्टेंस वेरिएबल बनाओगे। इनिशियली फॉल्स है, ज़ाहिर है नहीं प्रेस हुआ, ठीक है, इनिशियली वो फॉल्स है। अब जब वो पहली दफा प्रेस हुआ तो आप क्या करोगे? ऑन बैक प्रेस्ड इज इक्वल टू ट्रू, यानी ये आप सेव करवा दोगे। और इससे ऊपर आपने चेक लगाना होगा, इफ बल्कि ऑन बैक प्रेस नहीं, इसका हम नाम रख देते हैं बैक प्रेस। इसको हम ऑन बैक प्रेस नहीं, बैक प्रेस कह देते हैं कि बैक प्रेस पहले से हुआ है या नहीं, ठीक है। अब इफ बैक प्रेस यानी पहले से प्रेस्ड है, तो फिर क्या करना है, ये वाली लॉजिक जो है ना ये एग्जीक्यूट करवानी, ठीक है। एल्स ये लॉजिक सारी एग्जीक्यूट करवानी है कि एक तो बैक प्रेस को ट्रू कर दो कि पहले एक दफा हो चुका है, और दूसरा जो है वो टोस्ट दिखा दो। ठीक है, 2 बैक प्रेस पे वो बंद हो गया। दोबारा देख लेते हैं। तो एक दफा बैक प्रेस किया तो ये आ गया, दोबारा बैक प्रेस किया तो वो बंद हो गया, क्योंकि इस बुलियन से उसने सिंपली याद रखा हुआ है। अगर पहली दफा नहीं होता तो ये एग्जीक्यूट नहीं होता, और एल्स में आके उसको ट्रू कर दिया, अगली दफा उसे ट्रू मिलता है तो वो उसको फिनिश कर देता है। ठीक है जी, क्लियर है।
एक और इसमें छोटी सी चीज है स्प्लैश की, कि स्प्लैश स्क्रीन आती है आमतौर पे, उस पर डमी भी लगा दिया जाता है। लोडिंग का उस तरह से ना भी लगाएं आप, डमी उसमें लोडर लगा दिया जाता है कि थोड़ी देर ये रहेगी और फिर आगे अगला काम जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो वो चीज किस तरह से करनी है, अगर आप डिले कहीं पे भी देना चाहते हैं, ये काम फौरी तौर पे ना हो, थोड़े डिले के बाद हो। हमारी मेन एक्टिविटी है, इसमें हम एक काम कर रहे हैं कि उसको चेक करते हैं, अगर वो लॉगिन है तो एक तरफ चला जाता है, अदरवाइज दूसरी तरफ। तो अगर आप देखो तो ये काम फौरी हो जाता है। ठीक है, वो फौरी वो होम एक्टिविटी के ऊपर आ जाता है। अगर आप यहाँ पे कुछ डिले चाहते हैं कि शुरू में आपका जैसे वो लोगो रहे, ठीक है, जैसे आप फेसबुक या व्हाट्सएप खोलो तो लोगो आ जाता है, नीचे लिखा भी होता है फ्रॉम वगैरह, तो वो थोड़ी देर रहे और उसके बाद जो है ना अगली एक्टिविटी जो है वो ओपन हो। तो इसमें पहले हम थोड़ा सा कर लेते हैं लोगो वगैरह, तो नहीं, मैं सिंपली यहाँ पे एक नाम लिख देता हूँ, एक टेक्स्ट व्यू लगा के इसको लीनियर कर देते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट व्यू रैप रैप और इस टैग को बंद। यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टीज की सिंपली ये प्रॉपर्टी, और इसका टेक्स्ट साइज भी सेट कर देते हैं 24 SP, टेक्स्ट कलर ब्लैक और ग्रेविटी सेंटर। ठीक है, इस पे जो माई ऐप लिखा था वो नहीं नजर आ रहा। ठीक है, क्योंकि वो इतनी जल्दी से तेजी से हो जाता है कि वो उसको टाइम ही नहीं मिलता वहां पे कि वो नजर आए और फिर आगे रन हो। तो आप इसको ये कर सकते हो, हम इसकी सारी जो लॉजिक है बेहतर ये है कि आप इसको अलग कर लो, ये सारी लॉजिक जो है ये आप अलग कर लो। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, क्योंकि इसी ने यूज करना है तो उसको प्राइवेट कर देते हैं, कोई रिटर्न टाइप नहीं चाहिए। प्राइवेट वाइड स्टार्ट नेक्स्ट एक्टिविटी। ठीक है, और यहाँ पे ये कोड लिख देते हैं, इसको सिंपली यहाँ कॉल करेंगे तो ये हो जाएगा। अब डिले की बात है कि आपने अगर डिले देना हो कि थोड़े टाइम के बाद कोई चीज एग्जीक्यूट हो, कोई पीस ऑफ कोड है आपका वो एग्जीक्यूट हो, फिनिश आप यहाँ भी रख सकते हैं, उधर भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हम उधर ही ले जाते हैं क्योंकि इसकी कोई अलग से है तो नहीं। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं। उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, न्यू हैंडलर क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, न्यू हैंडलर डॉट पोस्ट डिलेड। पोस्ट डिलेड को दो पैरामीटर चाहिए, पोस्ट डिले मेथड है, इसको दो पैरामीटर चाहिए। एक है रनेबल, रनेबल एक इंटरफेस है कि जो भी पीस ऑफ कोड आप रन करना चाहते हो ना वो इसके अंदर लिखना है, और साथ में इसको चाहिए टाइम कि कितनी देर बाद ये करना है। दो पैरामीटर आपने भेज दिए, न्यू रनेबल, और अगला पैरामीटर है वो रनेबल की जो बॉडी यहाँ पे खत्म हो रही है ना, ये यहाँ पे आप इसको दोगे 2000 मीन 2 सेकंड। ठीक है, ये मिली सेकंड में आपने बताना होता है, तो 2000 मिली सेकंड 2 सेकंड बने। 2 सेकंड का अगर आप डिले देना चाहते हो तो आप यहाँ पे 2000 लिख दो, जितना भी आप डिले देना चाहते हो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो इस रन मेथड के अंदर आप फिर लिखोगे। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा साफ भी कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो, कि हम इस तरह करते हैं रनेबल इज इक्वल टू न्यू रनेबल। ठीक है, ये बना लिया, और ये इसको हम एज अ हमने वो स्टोर करवा लिया ना एक वेरिएबल में, और वो इसको पास कर देते हैं, और यहाँ पे आ गया। ठीक है, क्योंकि पोस्ट डिले को दो ही चीजें चाहिए, एक रनेबल चाहिए और एक टाइम चाहिए। अब ये रनेबल मेथड जैसा इसने ओवरराइड किया एक रन का मेथड, इसके अंदर आप जो भी लॉजिक लिखोगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगी इतनी देर के बाद। तो लॉजिक हमारी क्या है, हमने सिंपली
स्टार्ट नेक्स्ट एक्टिविटी, मेथड कॉल करना, सारी लॉजिक उसमें लिखी हुई है, तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसको रन करके अब देखते हैं। ठीक है जी, अब माई ऐप आपको नजर आ गया, क्योंकि 2 सेकंड के लिए वो स्क्रीन रही वहां पे, और उसके बाद अगली जो एग्जीक्यूशन है वो हुई है। तो इससे आप ये कर सकते हो। अच्छा, ये जो बैक प्रेस वाला ना, इसमें एक प्रॉब्लम रह गई है, वो आपने अब करके लानी है। ठीक, आपने अपने इंप्लीमेंट करना है होम एक्टिविटी के अंदर ही, उसको इंप्लीमेंट करना है। एक दफा बैक प्रेस किया ना, ये आ गया। आमतौर पे क्या होता है, जब ये गायब हो जाता है ना, आप दोबारा बैक प्रेस करो, दोबारा यही आता है। लेकिन हमारे केस में ये बंद होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक एप्लीकेशन के अंदर है। ठीक है, इसमें बैक करें ना, तो ये आ गया, प्रेस अगेन टू एग्जिट। दोबारा करोगा फिर यही आएगा। इसके होते होते दोबारा बैक प्रेस कर देना, तो फिर एप्लीकेशन बंद होती है। बैक प्रेस किया, फिर दोबारा बैक प्रेस किया, अब ये बंद हुई है। तो शो होते होते ही आपको वो करना होता है। ठीक है, यानी 2 सेकंड का ही टाइम होता है मेनली। 2 सेकंड के बाद समझ लो वो लॉजिक रीसेट हो जाती है। दोबारा से बैक प्रेस करो, फिर टोस्ट ही आता है। अगर आपके टोस्ट, अब ये काम आपने करना है, क्योंकि हमारे जो हमने लॉजिक लगाई है उसमें क्या हो रहा है, आपने बैक प्रेस किया, बस एक दफा आपने किया, वो रजिस्टर्ड हो गया। ठीक है, अब वो टोस्ट भी खत्म हो गया, चाहे 1 घंटा गुजर जाए, उसके बाद आप जो ही बैक प्रेस करेंगे तो ये बंद हो जाएगी। तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए। टोस्ट के होते होते बैक प्रेस हो तो तब ये बंद होनी चाहिए। अगर टोस्ट गायब हो गया तो दोबारा से फिर टोस्ट आएगा, ऐप बंद नहीं होगी। ये आपने करना, और हिंट यही है कि ये हैंडलर के साथ होगा। ये जो हैंडलर आपको बताया ना, पोस्ट डिले वाला, ये इसके थ्रू होगा। अब आपने ये देखना है कि ये कहां पे फिट होगा, कहां पे आपने ये एडजस्ट करना है। जी, अब हम डिस्कस कर सकते हैं ओपन क्वेश्चन आपकी तरफ से जो है, जो आप पूछना चाहते हैं। आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जरा ठहर के देखते हैं। जी जी, इसी वाले से, लेक्चर के वाले से। बैकग्राउंड इमेज वो आपको बताई तो ऐसी, वो आइकन जैसा सेट करते हैं। वो पूरी लेआउट का बैकग्राउंड सेट कर दो, लेआउट पे लग जाएगी। कलर भी सेट कर सकते हो, बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हो। टेक्स्ट फील्ड के जरूरी है, टेक्स्ट फील्ड के अंदर ही आ रहा है, आपको ये लगता है? अंदर ही है। दिखने में ऐसा है ना, आप दिखने में ऐसा बना सकते हैं। हम्म, वो तो फोकस है ना उसके ऊपर, ये लग जाता है। आप इसको और तरह भी बना सकते हैं, वैसे भी आप इसका आइकन भी सेट कर सकते हैं टेक्स्ट व्यू का। तो ये तो लॉजिक है सिंपल, उन्होंने लगाई हुई है, फील्ड लगाई हैं, बटन लगाए हैं। जो आप बात कर रहे हैं ना, टेक्स्ट फील्ड के अंदर ही वो बटन लगा हुआ है या आइकन लगा हुआ है, तो आप इसमें जो है ना, इस तरह से कर सकते हैं। ड्राइबल लेफ्ट, टेक्स्ट व्यू है, इसके अंदर ऑप्शन है ड्राइबल लेफ्ट, और यहाँ पे आप इसको दे सकते हैं। ड्राइबल में हमारी इमेजेस पड़ी हैं, आइकन पड़े हैं, तो उसमें से आप इसको आइकन दे सकते हैं, ये यहाँ पे लग जाएगा, तो ये एक ही शो होगा। ठीक है, अब ये लगता है लेफ्ट पे। अगर आप इससे ज्यादा कस्टमाइजेशन चाहते हैं, इसको थोड़ा
और तरह से करना चाहते हैं, तो आप देखो ना कि आपके अब वो दो है ना, आप वहां पे बटन या इमेज व्यू भी लगा सकते हैं जिसमें आपने आइकन शो करवाना है, और आप वो पूरी टेक्स्ट फील्ड भी वहां पे बना के लगा सकते हैं। तो ये डिजाइन पे है, आप उसको एज अ होल देख रहे हो, आपको लग रहा है टेक्स्ट फील्ड के अंदर लगा हुआ है, लेकिन वही डिजाइन मैं आपको वैसे भी बना के दिखा सकता हूँ। यहाँ पे आप एक लीनियर लेआउट लो, इसके अंदर आप दो चीजें लगाओ, एक टेक्स्ट फील्ड लगाओ और एक आपने जो आइकन लगाना है उसके लिए आप इमेज व्यू लगा लो। आपको राइट साइड पे लगाना है तो इमेज व्यू बाद में आपका आएगा। यहाँ पे आप क्या करोगे, एक एडिट टेक्स्ट, इसको बंद कर दो, और इसके बाद आप लगा लो यहाँ पे इमेज व्यू। इसी तरह रैप कंटेंट और रैप कंटेंट, और इसका सोर्स, अब ये इसके साथ हो रहा है तो हमें ऊपर वाले का जो है ओरिएंटेशन वो सेट करनी पड़ेगी, ओरिएंटेशन वर्टिकल। ठीक है, तो इस तरह से आ गया, इसका मैं खत्म कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूज ना करे। अब ये इस तरह से चीजें आ गई हैं दोनों। इसको एडिट टेक्स्ट को मैंने रैप कंटेंट किया है, हाइट जो है पेरेंट की वो रैप कंटेंट है, लेकिन विड्थ जो है वो मैच पेरेंट है। तो क्योंकि हमें ये ज्यादा चाहिए विड्थ में, तो हम क्या करेंगे, इसको इमेज व्यू को वेट, इसको इमेज व्यू को नहीं, एडिट टेक्स्ट को, एडिट टेक्स्ट को हम वेट देंगे 1 का। ठीक है, तो वो पूरी ले लेगा, बाकी पैडिंग वगैरह आपने जो भी सेट करनी है आप इसको कर सकते हैं। ये ऊपर अब चला गया है, इसको आप कर सकते हो ग्रेविटी सेंटर। ठीक है, आमतौर पे इसके साथ आइकन होता है एरो का, नेक्स्ट जाने का, कि आपने जो भी यहाँ पे टाइप किया आप नेक्स्ट उस पर जा सकते हो, तो हम वो भी यहाँ से ले सकते हैं, न्यू और वेक्टर एसेट, यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं। ये एरो हमें चाहिए, एरो फॉरवर्ड। ठीक है, ओके, कलर इसका ब्लैक कर दें, और ये हमें चेंज करना होगा, थोड़ा सा बड़ा चाहिए, 64x64 का हम कर लेते हैं। नाम थोड़ा आसान कर लेते हैं, आइकन एरो फॉरवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आई सी, ये एरो फॉरवर्ड का ये आइकन आ गया। ठीक है जी, ये सेट हो गया। अगर इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर जो है आप वो भी इसको दे सकते हो, कि कलर आप ब्लैक दे दो, और इसका हम कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं। ठीक है जी, ये आपका लग गया, और अब आपके लिए ये देखने में तो ऐसे ही लगेगी, टेक्स्ट फील्ड है उसके साथ एरो है। तो हम ये क्या हमें जरा हम बता सकते हैं। आप जो मर्जी लगा ले, बटन भी लगा सकते हैं, इमेज बटन भी है इसके अंदर, बटन लगा के उसकी बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। इमेज बटन से तो इमेज हम व्यू ऐड दिखाया था। एट द एंड आपको क्लिक लिसनर लगाना है तो आप इमेज व्यू पे भी लगा सकते हैं, आप टेक्स्ट व्यू पे भी लगा सकते हैं, क्लिक लिसनर सब पे ही लग जाता है। तो उसके लिए जरूरी नहीं कि आप बटन ही लगाओ या इमेज व्यू ही लगाओ, वो आपकी मर्जी है, कहाँ पे क्या सूटेबल है, हर एक के अपना अपना, हर एक का अपना अपना मामला है। तो वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या लगाते हो। एट द एंड है कि आपने देखना है, आपके पास जो टूल्स हैं जो मौजूद है आपने उनको यूज करते हुए जो भी आप यूआई लेआउट बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। ठीक है, आप ये देखोगे आपके पास लीनियर लेआउट है, वो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली चीजों को अलाइन कर सकती है,
तो उन्हीं को आप चीज़ों को यूज़ करके आप बना लो जैसी भी लेआउट बनानी है। तो वो है मतलब जो भी हमने पोस्ट वगैरह की जरूरत है वो आती जो भी आप करना चाहते हो वो हो जाएगा। वो तो आपकी अपनी लॉजिक है ना, आप बटन क्लिक पे क्या करना चाह रहे है ये क्या होता है हो। जो टेक्स्ट फील्ड एडिट टेक्स्ट जो हमारे हैं जिसमें हम लिखते हैं उनके साथ ही जो आ रहा होता है उसको करने के लिए आप क्या करते हैं, यानी वो वहीं पे शो करवा देता है। एक तो उसको रेड मार्कर एंड पे शो करवा रहा होता है और नीचे में शो करवा देता है कि क्या एरर है। तो उसके लिए क्या करना है कि आप यहाँ पे टोस्ट ना दिखाओ, उसकी बजाय यही जो आपका टेक्स्ट है ना, आपने क्या करना है, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और नेम डॉट सेट एडिट टीडीटी नेम, टीडीटी नेम यानी वो एडिट टेक्स्ट जो है डॉट सेट एरर, और ये इसके अंदर रख दो एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये उसी में फिर दिखा देगा, उसी के नीचे ही उसको आगे दिखा देगा। इसको रन करते हैं। ये अलग अलग जहां से बाकी के मैंने लगाए हैं वहीं से ही आएगा। वेक्टर वेक्टर वाला जो है ना वो वहीं से आएगा। ये अब होम ही आ गया क्योंकि वो पहले से लॉगिन है। तो इसको मैं अनइंस्टॉल कर सकता हूँ या इसका डाटा क्लियर कर दूं तो तब ये खत्म हो जाएगा, फिर ये शुरू से आएगा ना, तो मैं अनइंस्टॉल ही कर देता हूँ। ठीक है, ये आ गया, चल गया यहाँ पे। अगर इससे मैं करता हूँ तो ये आ गया, वो जो एरर था वो टोस्ट की बजाय यहीं पे आ गया कि ये आप मतलब ये एम्प्टी नहीं हो सकती। अगर मैं इसमें लिख दूंगा तो वो लॉजिक जो है वो नहीं होगी। तो अब वो पासवर्ड का टोस्ट आ रहा है, इस पे भी आप इसी तरह से सेट कर सकते हैं। तो टोस्ट दिखाने की बजाय आप क्या करो, उसी टेक्स्ट फील्ड पे जिसका ज़ाहिर है वो एरर है, उसी पे सेट एरर कॉल करो और उससे जो भी स्ट्रिंग शो करवानी है ना आपने एज एरर वो उसको दे दो, तो वो शो करवा देगा। वो जो नीचे आता है ना जब हम नया स्टार्ट करते हैं तो अपनी ईमेल पासवर्ड लेकिन अगर हमने पहले से ही किया हो इंटरव्यू तो जब स्टार्टअप किया है तो हम डायरेक्ट लॉगिन ही करेंगे ठीक है। तो वो लॉगिन का बटन ही होता है, सिर्फ लॉगिन लिखा उसको प्रेस करने के सारा कुछ होता है। तो वो उसको भी नहीं होगा तो वो टेक्स्ट फील्ड में लॉगिन का हम उसको आप व्यू की बात कर रहे हो या उस लॉजिक की बात कर रहे हो जिससे वो हो रहा होता है? आप उस व्यू की बात कर रहे हो या लॉजिक की बात कर रहे हो कि उसे कैसे पता चल जाता है वो खुद ही सही लॉगिन करवा देता है बगैर कुछ पूछे? दोनों चीजें ना कि मतलब अब मैं ये पूछ रही हूँ कि वो मतलब वो बटन वगैरह जो था वो लिखी होती है टेक्स्ट फील्ड जितना हम एडिट टेक्स्ट में हम लिखते हैं हम उस पर प्रेस करेंगे तो वो दूसरी एक्टिविटी ओपन कर देगी तो हम किस तरह करेंगे टेक्स्ट व्यू पे भी क्लिक लिसनर लग जाता है, मैंने आपको बताया तो है। टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू, ये देखे ना आप, इस पे वैसे क्लिक करने से कोई होता नहीं, मतलब कोई खास फायदा नहीं होगा। एडिट नेम डॉट सेट सेट ऑन क्लिक लिसनर, आप एडिट टेक्स्ट पे भी सेट ऑन क्लिक लिसनर लगा सकते हो, टेक्स्ट व्यू पे भी लगा सकते हो। और रही बात वो लॉजिक की, तो वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है कि वो किस तरह से करते हैं। वो गूगल के साथ मिलके ये काम किया जाता है। एंड्रॉइड के अंदर ये ऑप्शंस हैं कि आपके अकाउंट्स में आप जाके देखो ना, वहां पे आपका एफबी अकाउंट शो हो रहा होता है, व्हाट्सएप भी शो हो रहा होता है, तो वो सारे क्रेडेंशियल सेव हुए होते हैं उसके अंदर। अगर वो वहां से रिमूव नहीं किए गए तो वो इसलिए आपसे पूछता है कि आप वही हो। अगर वही तो आप ओके करो, आपका अकाउंट पहले से मौजूद है, आपको लॉग इन कर दिया जाएगा। इसी तरह हम ये भी लगा सकते हैं जो आता है फॉरवर्ड पासवर्ड वाला कि हम नया पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। हाँ, तो उसकी भी यही लॉजिक होती है, आपने पुराना बताना है, नए बताने हैं, वो पीछे कॉल की जाएगा, ठीक है, क्रेडेंशियल के लिए। और अगर वो वेरीफाई हो जाता है कि पुराना पासवर्ड आपने ठीक दिया तो फिर आपका उन्हें फॉरगेट में तो ये होता है ना, आपको एक ईमेल भेजी जाती है उस
अगर आप ईमेल से लॉगिन हुए हो, ठीक है, तो आपको ईमेल भेजी जाएगी, उसके अंदर एक लिंक होगा, तो वो तो ऑथराइजेशन के तरीके का आ रहा है ना, उसमें लिंक होगा, आप क्लिक करोगे तो आगे आपको कहता है कि न्यू पासवर्ड दे दें आप। चेंज पासवर्ड में ये होता है कि आप पुराना भी दो नया भी दो, तो फिर आप चेंज कर सकते हो। और भी ऑप्शन आ जाता है ना फॉरवर्ड पासवर्ड में, अगर आपको वो अपने जीमेल के पासवर्ड केस में नहीं आते सही हैं। से लॉगिन नहीं किया होगा मोबाइल से, तो वो चीज रहती है। वो जीमेल के केस में आते हैं, सारे ऑथराइजेशन की चीजें हैं, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं ये।